हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे संकल्प सूत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, तो हमने अभी तक इसके 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। क्लास 11th की जो हमारी भारत भौतिक पर्यावरण नाम से पुस्तक आती है, उससे रिलेटेड जो है चैप्टर 1 हो चुका था। उसके हम लोगों ने क्विज़ भी कर ली थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब ये हमारा क्वेश्चन जो आएँगे, जो क्वेश्चन ये चैप्टर 2 के हैं। ये चैप्टर 2 जो है हमारा, इसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो दोस्तों, इससे जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम देखो 70 क्वेश्चन मैक्सिमम बन पाए हैं, तो ये 70 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों? तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक? नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि थाल घाट, ठीक है? क्या कह रहा है? थाल घाट जो है वो महाराष्ट्र में है, ये चीज़ कह रहा है। तो उसके बाद में दूसरा कह रहा है कि पाल घाट गोवा, फिर कह रहा है भोर घाट केरल, उसके बाद में दिफू अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एक तो बिल्कुल कंफर्म पता ही है कि जो हमारा थाल घाट है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है? और उसके बाद में आपको ये भी पता है कि दिफू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक? तो अब हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और पाल घाट, जो पाल घाट हमारा अवस्थित है, ये पश्चिमी घाट में अवस्थित जो ऐसा दर्रा है जो केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में ये सिचुएटेड है पाल घाट। नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में सिचुएटेड है ये पाल घाट, ठीक है? तो थाल घाट जो है हमारा महाराष्ट्र में हो गया, पाल घाट हमारा केरल में होना चाहिए था। तो 2 वाला तो गलत है, जिसमें 2 आता है वो हमारा गलत होगा, ठीक है? मतलब गलत ही पूछ रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन-सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा ये वाला सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 2 वाला होगा, तो यानी कि हमारा आंसर डी नहीं हो सकता। तो अब हमारा हो सकता है या तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, दोस्त तो सब में है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि 4 जिसमें होता है उसको हम माइनस कर दें, क्योंकि 4 हमारा सही है। कह रहा है कि दिफू अरुणाचल प्रदेश में है, तो बिल्कुल दिफू अरुणाचल प्रदेश में है। तो यानी कि और इसमें पूछा था कि कौन-सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा 4 वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो 4 वाला ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि पूर्वी घाट का विस्तार है, ठीक है? तो पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ है? तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ठीक है? महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक किस चीज़ का? पूर्वी घाट का विस्तार है। आप लोग जानते हैं कि महानदी जो है कहाँ बहती है? कहाँ? ओडिशा के उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक जो है हमारा पूर्वी घाट विस्तार है, पूर्वी घाट का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएँगे कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बाँटा गया है। कह रहा है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बाँटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? ठीक? कह रहा है कि मतलब ये गारो, खासी और जयंतिया ये बाँटा क्यों गया, कि इसका एक बेसिक क्यों, मतलब क्या है ये गारो, खासी, जयंतिया है क्या? तो पहाड़ियों के नाम जो पड़ते हैं वो जनजातियों के, यहाँ की जो जनजाति हैं, गारो पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ जो हैं उस पर सिचुएटेड जो जनजातियाँ हैं, उस पर जो रहती जो जनजातियाँ हैं वो हमारी कौन-सी हैं? गारो हैं। और बीच में जो बिल्कुल आता है वो होती है खासी, और जयंतिया जो है सबसे पूर्व में, ठीक है? तो गारो, खासी और खासी, गारो और जयंतिया, सॉरी, ठीक है? इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको। उसके बाद में इसकी लोकेशन देखी होगी आप लोगों ने मैप में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, वो कह रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन-सा कथन सत्य है? तो हमारा कौन-सा कथन सत्य है? तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय के पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। जो मेघालय का जो हमारा पठार है, वो क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। फिर कह रहा है कि दूसरा, मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते। अब ये नहीं मिलते वाला ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, ठीक है? खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते क्या? ठीक? तो हमारा 2-2 जिसमें है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता और उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये हो सकता है और थर्ड हो सकता है। अब थर्ड वाला हमको चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो सही ही है। थर्ड वाला कह रहा है कि मेघालय के पठार पर स्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आपका जो मेघालय के पठार है, इसका जो चेरापूंजी नामक जो स्थान है वो एकदम नग्न चट्टानों से ढका हुआ पाया जाता है और इसमें वनस्पतियाँ नहीं के बराबर पाई जाती हैं। ठीक है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। ठीक? पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। और तीसरा कह रहा है कि पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो कि ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो क्या होगा दोस्तों? 1 मिनट का समय देते हैं, आंसर दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। बिल्कुल सही बात है कि जब इसमें कई सारे उच्चावच पाए जाते हैं, ठीक है? दक्कन का पठार, ठीक है? मध्य उच्च भूभाग, उत्तर का पूर्वी भाग, इस तरीके के अलग-अलग उच्चावच भी
पाए जाते हैं। इसकी जो अलग अलग कायांतरिक प्रक्रियाओं से हैं, इस वजह से इसमें जो है बदलाव आते हैं। ठीक, तो पहला हो गया सही हमारा। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मध्य भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मध्य उच्च भाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसके दक्षिण में ही स्थित छोटा नागपुर का पठार है, आप लोग जानते हैं, जो कि खनिज का एक बहुत बड़ा भंडार है। फिर कह रहा है पश्चिम में अरावली, ठीक, कह रहा है पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो एक ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि पश्चिम में अरावली पर्वत मध्य भूमि का भाग की सीमा बनाता है, या अवशिष्ट पर्वत के जो उदाहरण है, ठीक है, ना कि ये ब्लॉक माउंटेन्स है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये अपरदित हो चुके हैं। प्रायद्वीपीय भाग के पठार के ही जो विस्तार थे, ये जैसलमेर तक है, इसको माना जाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक, कौन सा असत्य है बताइए 1 मिनट में। तो दोस्तों इसमें पश्चिमी घाट, पहला ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो सतत है, मतलब कंटिन्यूटी उसमें पाई जाती है पश्चिमी घाट में, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो पश्चिमी घाट है वो सतत है और पूर्वी घाट जो है सतत नहीं पाया जाता है। फिर कह रहा है कि उडक मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो आप लोग जानते हैं कि ये अन्नामलाई पर्वतमाला में नहीं, ये नीलगिरी में सिचुएटेड एक हिल स्टेशन है। उसके बाद कह रहा है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो जिंगाड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो जिंगाड़ा ही है। ठीक है, तो हमारा इसमें गलत कौन सा होगा, असत्य कौन सा हो गया, उडक मंडलम जो है वो हमारा अन्नामलाई पर्वतमाला में नहीं, नीलगिरी पर्वतमाला में सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों से आपस में मिलते हैं। आप लोग जानते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। फिर आगे, अब ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, मतलब जहां पर सबसे दक्षिण में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं आपस में, जहाँ पे प्रायद्वीपीय भाग है ना, नीचे जाते हुए पतला होता जाता है भारत, तो जहां पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं वहां पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, आप लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुड़ी है, जिसको जो कि 2695 मीटर की है। अनाई मुड़ी आप जानते हैं 2695 मीटर की ऊंचाई रखती है। फिर आपको ये सीक्वेंस लगाना है, और इसको एक तो सीक्वेंस लगाना है, ऊपर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि कौन सी पहाड़ियां जो हैं वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में अन्नामलाई आती है, बिल्कुल सही बात है, इसको मैप के अंतर्गत देखेंगे हम लोग। फिर कह रहा है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां आती हैं, बिल्कुल आती हैं पश्चिमी घाट में। और फिर उसके बाद में चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा जवादी वाली पहाड़ियां, सॉरी कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, जवादी पहाड़ियां किधर आएंगी, जवादी पहाड़ियां जो होती हैं वो पूर्वी घाट का भाग है। ठीक है, तो अगर पूर्वी घाट की हम मुख्य श्रेणियां देखें तो जवादी हो जाएंगी, पालकोंडा हो जाएंगी, नल्लामाला हो जाएंगी और महेंद्रगिरी हो जाएंगी। तो पूर्वी घाट की हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मुख्य जो श्रेणियां हैं, मुख्य जो श्रेणियां पूर्वी घाट की पढ़ी थी, उसमें क्या क्या पढ़ा था, जवादी थी, पालकोंडा थी, नल्लामाला थी और महेंद्रगिरी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ये पूर्वी घाट की सभी थी। तो 1, 2 और 4 ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर, सॉरी, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्या ये सही है, अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि पहला इसमें भी है और इसमें भी है और उपरोक्त सभी में तो पहला शामिल ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब दो ऑप्शन देख लेते हैं। इस क्षेत्र की जो भूगर्भिक चट्टान है वो संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। हाँ बिल्कुल, आप लोग जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है, और लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है बताएंगे ऑप्शन में, क्या इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पश्चिमी घाटों के संबंधित सही हैं। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ध्यान से पढ़िएगा एकदम, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही टिपिकल बनाए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप जानेंगे कि एक यूपीएससी लेवल के जो है वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, घटती जाती है, क्या ऐसा है? नहीं।
फिर कह रहा है कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो अधिकांश हमारी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पश्चिमी घाट से होती है। फिर कह रहा है कि पश्चिमी घाट सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो थाल, भोर, पाल और सेनकोट्टा, ये 4 जो है दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट जो है ऊंचे हैं पूर्वी घाटों से, अभी ये भी हमने लोगों ने पढ़ा था। तो जब हम ये जानते हैं कि पश्चिमी घाट बहुत ही ऊंचे हैं, तो कह रहा है कि जो है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से और दक्षिण घटती जाती है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, ये हमारा सही हो गया। और पश्चिमी घाट सतत है, ये हमारा सही हो जाएगा। और केवल दर्रों के द्वारा इसे पार किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, दूसरा हो गया सही, तीसरा हो गया सही। तो पूछ रहा है कि कौन से संदर्भ में सही है, तो दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इसे क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। कर्नाटक में इसे अन्नामलाई कहते हैं ना, अन्नामलाई तो एक चोटी का नाम है। ठीक है, तो हमारा दूसरा हो गया गलत। तो दूसरा किसमें किसमें है? दूसरा है इसमें, गलत हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। और तमिलनाडु में नीलगिरी। ठीक, तो दोस्तों पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक सारे नाम दिए गए हैं। तो इसमें महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में कार्डमम और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां इन्हें कहते हैं। और कर्नाटक में अन्नामलाई की पहाड़ियां नहीं कहते, और यहाँ भी सह्याद्री की कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। फिर वही चीज कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, इसीलिए जितनी पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं वो पूर्व की ओर बहती चली जाती हैं, क्योंकि पूर्व की ओर उनको ढाल मिलता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया सही। दूसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल 100% सही चीज है। तो कह रहा है 1 और 2 दोनों ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, ठीक है, भू के उत्थान यानी कि उठने से और निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हुए हैं। थोड़ी सी आप ये यहाँ पर लैंग्वेज टिपिकल होती जाती है, क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। इसका प्रमाण क्या है? ठीक, तो इसका प्रमाण यह होता है कि ये हमारी जो रिफ्ट घाटियां हैं, जो रिफ्ट घाटियां हमको देखने को मिलती हैं ये, और ब्लॉक पर्वत। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये एक ये इससे हमको पता चलता है कि जो पहले जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसके हिस्से हुए, उसमें भ्रंश पड़ा, वो ऊर्ध्वाधर हलचलों के खंड हो गए, उसमें मतलब बढ़ते गए ऊपर की ओर। प्रायद्वीपीय पठार भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश विभ्रंश प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। जैसे नर्मदा तापी महानदी की जो है रिफ्ट घाटियां पाई जाती हैं, और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत जैसे जो है ये सतपुड़ा पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो टॉर होता है वो धरातलीय सतह पर चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप बनने वाली शिलाकृति है, ना कि ये किसी भी निमज्जन और उत्थान से। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा टॉर है गलत, 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृति प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है? ठीक, फिर से वही चीज कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें से टॉर पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो स्थलाकृतियां हैं उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है टॉर पाई जाती है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, भ्रंश घाटियां भी पाई जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि भ्रंश घाटियां नर्मदा तापी वहां पे बहती हुई हैं। फिर पर्वत स्कंद पाए जाते हैं, नग्न चट्टानों की संरचना पाई जाती है, टोकरी पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्वार्टजाइट की भित्तियां भी शामिल होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको छत्रक शिलाएं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि छत्रक शिलाएं कहाँ देखने को मिलेंगी? ये वायु के द्वारा बनाई जाने वाली मरुस्थल में जो बनती हैं, एकदम छतरी जैसी आकृति बन जाती है वहां पे। ठीक है, तो जो नरम चट्टानें होती हैं उनको एकदम काटती हुई हवाएं चलती हैं, उनसे छत्रक की जैसी आकृतियां बनती हैं। तो ये रेगिस्तान में बनने वाली, ये राजस्थान निकल रहा है तो राजस्थान में ही आपको ये देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, रेगिस्तान में पाई जाती हैं ये छत्रक शिलाएं। बाकी हमारे जो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के भाग कौन कौन से हैं? आप जानते हैं कि पलायू का पठार, ठीक है, अनेक पठारों से, देखो आप लोग जानते हैं कि जो
पलायू या पलामू कहते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना, क्योंकि पलामू हम लोग जानते हैं, पलामू झारखंड वाला एरिया है, वहाँ जानते हैं, ठीक है। हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया या पलायू कह लो आप, रांची का पठार हो गया, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार, ये सभी क्या है, एक प्रायद्वीपीय पठारों के ही भाग हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि मेघालय और कार्बी एंगलोंग के पठार भी इसके प्रायद्वीपीय पठार के ही विस्तार हैं। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें जब एनसीईआरटी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें से हमारे आ जाएंगे उपयुक्त में से सभी, क्योंकि पलामू, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटक, मेघालय, ये सभी पठार जो है हमारे प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कौन सा सुमेलित नहीं है बता रहा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जो उत्तर पश्चिम है वो हमारा दिल्ली कटक, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली कटक उत्तर पश्चिम में अरावली जो पहाड़ियां हैं वो बनाती हैं दिल्ली का कटक, ठीक है। और आप जानते हैं उसके बाद में पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि अब देखिए हम लोग जो प्रायद्वीपीय पठार की जो सीमाएं निर्धारित कर रहे थे, उत्तर में जो है उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक था, और फिर उसके बाद में इसका पूर्व में जो हम देख रहे थे कि राजमहल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार था, ठीक है। उसके अंदर दक्षिण में हम देख रहे थे कि कार्डेमम की पहाड़ियों तक था, लेकिन पश्चिम में जो है पश्चिम का आप लोग जो हम विस्तार देखते हैं तो इसका कहाँ तक था बताइएगा, ये गिर पहाड़ियां जो हमारी उसमें गुजरात में पाई जाती हैं, गिर पहाड़ियां, वहां तक जो है विस्तार इसका पश्चिम में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा गलत क्या हो जाता है, पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप नहीं, गुजरात के गिर पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं, इसमें से आप बताइएगा। तो पहला हमारा है कि यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है, यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जब पढ़ा था, हिमालय पढ़ रहे थे, तो हिमालय के जो नीचे स्थलाकृतियां पहले सबसे जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं भाबर, ठीक है। जहाँ क्या होता है कि हिमालय के जो एकदम शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से स्टार्ट होता है दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में, अगर हम देखते हैं पहले भाबर आता है, भाबर का क्षेत्र, यह क्षेत्र जो है भाबर के दक्षिण में है, ये कह रहा है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो नदियां हैं वो भाबर क्षेत्रों में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टान काट करके नदियां जो है भाबर क्षेत्र में ला करके इकट्ठा कर देती हैं, और फिर उन्हीं के नीचे कहीं जो है छुप जाती हैं नदियां, और फिर जो है थोड़ा आगे चल करके उन पहाड़ियों उन जो है ऊबड़ खाबड़ मैदानों में नीचे नीचे ही चलती हैं नदियां, और फिर जब ये आ जाती हैं हमारी तराई क्षेत्र में तो ऊपर की ओर फिर से प्रकट हो जाती हैं, निकल आती हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल क्या होता है आप लोग जानते हैं, कयाल कयाल जो होता है वो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो छोटी छोटी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, तो झीलें छोटी छोटी, और इसमें जो है वो बैक वाटर होता है, मतलब ये जो है समुद्र के ही पानी से बनी होती हैं, ठीक है, कयाल जो है। और ये कयाल कहाँ पाई जाएंगी, मालाबार में जी, इसको केरल में ही, केरल के जो मालाबार तट है उसमें इनको कयाल कहा जाता है। मालाबार तट की बात करते हैं, अब यहाँ पे कोंकण तट लिखा हुआ है तो यानी कि स्टेटमेंट ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। फिर कह रहा है कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है कि आप लोग जानते हैं कि केरल में एक नेहरू ट्रॉफी होती है हर साल, इसे जो है बल्लम कली भी कहा जाता है, नौका दौड़, ठीक है। तो इसे जो है पुन्नामदा कयाल है, एक लेक है, उसमें इसका आयोजन किया जाता है, एक लेक है पुन्नामदा, उसमें हर साल नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है, बल्लम कली मतलब नौका दौड़ होता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 एकदम सही है, तो ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा 2, सत्य कथन पूछ रहा था। फिर कह रहा है कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, क्या क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच सिचुएटेड क्या क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, तो 1 और 3 हमारा सही होना चाहिए, बिल्कुल सही। और अब देखिए न्यूमूर द्वीप और पिरम द्वीप, तो आप जानते हैं कि न्यूमूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल के पास में ही एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के न्यूमूर द्वीप, और पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में, जो खंबात की खाड़ी जो आप जानते हैं गुजरात में, उस खाड़ी में आप जब देखेंगे तो एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है पिरम द्वीप, ठीक है। और न्यूमूर वाला कहाँ है, ये बंगाल के पास में है, पश्चिम बंगाल के पास में ही एक छोटा सा द्वीप है। तो हमारा जो भारत और श्रीलंका के बीच जो हो गया वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पर, पिटली द्वीप के संबंध में। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है, ठीक है, पहली बात तो यह है कि यहाँ मनुष्य नहीं रहते, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, और भारत में किस जगह पर यह सिचुएटेड है आपको बताना है। तो ये जो है हमारा लक्षद्वीप में स्थित है, यहाँ पर जो है लोग नहीं पाए जाते, कोई भी मानव निवास नहीं करता, और यहाँ पर एक जो है वो पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आप जानते हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, बिल्कुल सही कथन है।
फिर कह रहा है 11 डिग्री चैनल इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। ठीक, तो 11 डिग्री जो चैनल है वो हमारा किसको दो भागों में इसको बांट देता है। ठीक है, लक्षद्वीप को। इसमें अगर देखा जाए कि जो है टोटल 36 द्वीप हैं, इनमें से 11 पर ही लोग रहते हैं। ठीक है, 11 पर लोग रहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने लोगों ने देखा था। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस द्वीप समूह के उत्तर में कानानोरे द्वीप तथा दक्षिण में अमीनो द्वीप सिचुएटेड है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी इसमें, इसीलिए हमने आपको फोकस भी किया था, हाईलाइट भी किया था और बोला था कि इसके नोट्स बना लीजिएगा। तो कह रहा है कि उत्तर में कानानोरे द्वीप और दक्षिण में अमीनो द्वीप स्थित है। तो क्या ये सही है? ये कथन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि लक्षद्वीप के उत्तर में अमीनो द्वीप और दक्षिण में कानानोरे द्वीप स्थित है। ठीक है, इसका उल्टा लिखा हुआ है, उत्तर में कानानोरे नहीं, उत्तर में अमीनो है और दक्षिण में कानानोरे है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा गलत। फिर कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं सदाबहार वन। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं वरना टाइम आउट हो जाएगा। फिर 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? आप लोगों को पता है, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग अलग करता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी जिसे हम बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं, वो अंडमान द्वीप के अंडमान जो निकोबार द्वीप है उसमें पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कुछ पर्वत चोटियां दी गई हैं। ठीक है, कुछ पर्वत चोटियां हैं, इनके बारे में बताना है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। और इनको हमने आपको ये भी बताया था कि इनकी किसकी ऊंचाई कितनी है, उसको इसकी हायरार्की में आपको इसलिए लगाना था। तो ये सभी जो सैडल पीक हो गई, माउंट डियोवोली हो गई, माउंट कोयोब हो गई और माउंट थ्यूलर हो गई, तो ये हमारी जो है किस पे आती हैं? ये हमारी आती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, फिर कह रहा है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चौड़े और उभरे हैं। तो पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चौड़े और उभरे हैं, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है कि पूर्वी तट पर बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। तो पूर्वी तट पर जो नदियां होती हैं वो डेल्टा ही बनाती हैं और पश्चिमी तट वाली जो नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। आप लोगों को पता है ये बात। फिर कह रहा है कि पूर्वी तट पर पत्तनों एवं पोताश्रय का विकास हुआ है। इसे विकास करना मुश्किल होता है। पूर्वी तट पर पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही थोड़ा सा नर्म चट्टानें होती हैं और पूर्वी घाट में जो है वो थोड़ी ऊंची और ठोस चट्टानें होती हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है जो पोताश्रय यानी कि जो पोर्ट्स हैं उनको बनाना मुश्किल होता है। ठीक, तो हमारे सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि आर्ट से ये किसी एक एरिया की बात कर रहा है और उससे संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर रहा है। इसमें से आप की पॉइंट को पकड़ेंगे। ठीक है, की पॉइंट क्या पकड़ेंगे? कह रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई से पतली पट्टी जो शिवालिक के गिरिपात, अब देखो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, शिवालिक के गिरिपात पर कौन सा सिचुएटेड होता है? अभी हमने बताया था कि ये भाबर क्षेत्र होता है। फिर यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद में परिणाम स्वरूप हिमालय के पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल जैसे बड़े बड़े सैल गोलास में जमा कर देती हैं। ये भी हमने बताया था, यहाँ पर बड़े बड़े सैल जमा हो जाते हैं, नदियां उसी के नीचे छिप जाती हैं, ये भी बताया था। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। अब देखो यहाँ से तो एकदम क्लियर हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदानों पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह हैं? पश्चिमी मैदान पर कौन कौन से हैं? तो आप लोग बताइए। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। क्या ये पश्चिमी तट पर होगा? गलत। तो हमारा पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नावा सेवा। नावा सेवा कहाँ है? नावा सेवा आप लोग जानते हैं ना, ये मुंबई में है। तो क्या ये पश्चिमी तट पर हो गया? हाँ बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा होना चाहिए बिल्कुल। फिर कह रहा है मंगलौर। मंगलौर कहाँ है? मंगलौर बताइए, मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम वाला जो हमारा बंदरगाह है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है? विशाखापत्तनम बताइएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा कांडला कहाँ सिचुएटेड है? कांडला हमारा आता है गुजरात में। तो अब बात करिए कि ये चौथा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि चौथा हमारा कहाँ है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, तो ये पूर्वी घाट का हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3 और 5। चौथा नहीं है, कौन सा है? 2 नावा सेवा है मुंबई में, 3 मंगलौर कर्नाटक में और 5 कांडला गुजरात में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और पारादीप उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब गुजरात में जो है वो काठियावाड़ तट है। काठियावाड़ कहाँ है? काठियावाड़ तो गुजरात में ही है। ठीक है, सही बात है। महाराष्ट्र में कोंकण है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में मालाबार। कर्नाटक में मालाबार, कर्नाटक में मालाबार है क्या? और केरल में कोरोमंडल तट। तो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हो गए हैं, क्योंकि कर्नाटक में मालाबार नहीं है, ठीक है, और केरल में कोरोमंडल तट नहीं है। तो अब कर्नाटक में जो है
कन्नड़ तट है और केरल में मालाबार तट है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, लेकिन हम स्पेशली अगर लगाएंगे आंसर तो हमारा आयोग जो है मानता है वो केरल में जो है वो मालाबार है, ठीक है, ना कि कर्नाटक में। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, दोनों ही आंसर होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, कथन है, कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन हमारा कह रहा है कि पश्चिमी तट पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। जो पश्चिमी तट होता है वो पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियां पैदा करता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी तट पर पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए ठोस चट्टानें सिचुएटेड हैं और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दलदली क्षेत्र भी नहीं होता है, तो इसलिए बंदरगाह विकसित हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो बिल्कुल पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही है और व्याख्या भी कह रहा है संकीर्ण पट्टी होने के कारण ही यहाँ पर बंदरगाहों का विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। ठीक है, बीच में चौड़े, पश्चिमी तटीय मैदान बीच में चौड़े और उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। गलत है, क्योंकि उत्तर में आप जानते हैं कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है और ये उत्तर से और दक्षिण में जो है पतले होते चले जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है। ठीक, तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के रिलेटेड क्वेश्चन में कि जो पश्चिमी तटीय मैदान होते हैं वो हमारे जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण होते हैं। फिर कह रहा है कि तीसरा, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा सही, पहला हो जाएगा गलत। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो गुजरात है, आप लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिलाकृतियां भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था छत्रक चट्टानें, तो ये तो हमारी पाई जाएंगी कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, हमने पहले ही बता दिया था आपको। तो छत्रक शिलाएं, तो 2 वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो यानी कि हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो है, फिर कह रहा है कि मरुद्यान ऑसिस तो पाए जाते हैं, क्योंकि ऑसिस ऐसे क्षेत्र एरिया होते हैं जहाँ पर एक छोटी सी लेक पाई जाती है और उसके चारों ओर कुछ लोग अपनी बस्ती बना करके रहते हैं। ऑसिस, उनको मरुद्यान भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑसिस पाए जाते हैं, मशरूम रॉक्स पाई जाती हैं और रेत के टीले तो पाए ही जाएंगे। और टॉर, जैसे कि हमने आपको बताया था, टॉर कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण के जो दक्षिणी पठार था उसमें शिलाकृति पाई जाने वाली थी। तो ये शिलाकृति मरुस्थल में नहीं पाई जा रही थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। ठीक है, बरखान आप लोग जानते हैं कि मरुस्थल में जो है अर्धचंद्राकार जो आकृति बनती है वो बरखान होती है। ये किसके द्वारा बनाई जाती है, मरुस्थल में वायु के द्वारा बनती है। ठीक, अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे कहते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 36, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी चोटियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये उत्तर से दक्षिण का सीधा सीक्वेंस भी रखा हुआ है यहाँ पे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसके नीचे है पीर पंजाल। तो ये सभी हमारी हो जाएंगी सही, और इनका अगर सीक्वेंस भी देखना हो उत्तर से दक्षिण में तो ये सही एकदम सीक्वेंस में रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 37 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र होता है। तो हिमाचल में और उत्तराखंड हिमालय में जो है वो कौन कौन सी नदियां बहती हैं, आपको ये बताना है। अब देखो इसमें से एलिमिनेट करना है। झेलम, यहाँ पर आप जानते हैं कि झेलम जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड में नहीं बहती, ये कश्मीर में बहती है। तो झेलम यहाँ से एलिमिनेट कीजिए। तो 3 इसमें होगा, वो नहीं होगा आंसर। 3 इसमें है, नहीं होगा आंसर। इसमें है, नहीं होगा, और इसमें भी शामिल होगा। तो इसमें यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रावी, व्यास, सतलुज और यमुना ये सभी हमारी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संबंध में, अब फिर वही चीज, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में आपको स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है। हिमालय का हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में स्थित है। तो हिमालय का जो हिमाचल और उत्तराखंड वाला हिस्सा है ये काली नदी तक, मतलब हिमालय का हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है यह भारत के 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा के द्वारा प्रवाहित होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण शिलाकृतियां शिवालिक और दून है। ये भी स्टेटमेंट हो जाता है सही। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इन्हीं क्वेश्चन से अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 39, कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर चिनाब नदी के किनारे सिचुएटेड है। क्या ये कथन सही है?
नहीं, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किसमें, झेलम नदी के किनारे स्थित है। आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल घाटियां पाई जाती हैं। तो क्या इसमें लॉन्गिट्यूडनल घाटियां पाई जाती हैं? हम्म? इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं, कश्मीर हिमालय के उत्तर में। बिल्कुल गलत, क्योंकि कश्मीर हिमालय के दक्षिण में अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल जो जिन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज होती हैं वो पाई जाती हैं। इन्हें हम दून के नाम से जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं ये चीज़। फिर कह रहा है कि डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। डल झील कहाँ है, श्रीनगर में, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत और तीसरा स्टेटमेंट होता है सही, ठीक है। पहले वाले में क्या गलत था, क्योंकि चिनाब नहीं झेलम होगा और यहाँ पर उत्तर की जगह पर दक्षिण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है? तो कश्मीर हिमालय से किन नदियों का संबंध है? आप लोग इसमें से वो नदी हटा दीजिएगा जो कश्मीर में नहीं बहती। कौन सी ऐसी नदी है इसमें से, एलिमिनेट कीजिएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4, क्योंकि रावी हमारी जो है वो कश्मीर में नहीं बहती, कश्मीर हिमालय में नहीं आती, ठीक है। तो झेलम, चिनाब और सिंधु, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर हिमालय की झीलों के संबंध में आप जो है सम्मिलित कीजिए। अब देखिए 4 झील थी, उसमें खारे पानी की और मीठे पानी की 2 झील थी, दो खारे की और 2 मीठे की। डल झील मीठे की थी, हाँ बिल्कुल सही बात है। आलवड़ी जल इस चीज हम कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। बुलर झील ये तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भाई, ये खारे पानी की झील कैसे हो सकती है? तो दूसरा हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा गलत, ठीक है। तो दो दो जिसमें इसको एलिमिनेट करते हैं। फिर कह रहा है पेगोंग सो, ये खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही बात है। और ये सोमुरी, ये भी हमारी खारे पानी की झील है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, पेंगोंग सो झील 3 और 1, 1 और 3 हमारा है सही, 1 और 3 है हमारा सही। और दूसरा है बुलर झील, ये मीठे पानी की है, और सोमुरी ये खारे पानी की है। तो जो कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली 2 झील, डल झील और बुलर झील, ये मीठे पानी की हैं, और पेगोंगसो और सोमुरी ये खारे पानी की 2 झीलें हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही मिलेगा। कह रहा है कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड यानी कि मोराइन के रूप में जमाव को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय में हिमनद की चिकनी मिट्टी और निक्षेप, इसमें जो है आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जाफरान की खेती की जाती है, सबसे ज्यादा जाफरान पाया जाता है इसमें, ठीक है। किसके लिए, केसर, जाफरान मतलब क्या होता है, केसर होता है, ठीक है, सैफरॉन भी इसे कहते हैं। तो हमारा इसको हम करेवा स्थलाकृति कहते हैं, ठीक है। दोआब कहाँ पाए जाते हैं, 2 नदियों के बीच में, बीच का स्थान जो है दोआब कहलाता है। और कश्मीर जो हिमालय है उसके दक्षिण में स्थित जो लॉन्गिट्यूडनल घाटियां उनको हम दून कहते हैं, ठीक है। बुग्याल हमारा जो पाया जाता है, बुग्याल, बुग्याल क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बुग्याल क्या है। यही हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, आप लोग बता दिए, बुग्याल क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो करेवा हमारी हो गई स्थलाकृति कहाँ, कश्मीर हिमालय में, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, केसर की खेती सबसे ज्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है कि कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची को सम्मिलित कीजिए। अब दर्रे हैं, कुछ मिलाना है आपको। तो जोजिला दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा हमारा मिलेगा 1 नंबर यानी कि ब्राद हिमालय से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा, क्योंकि ये जोजिला दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है श्रीनगर को ले, ठीक है, ले लद्दाख, ले लद्दाख से जोड़ता है किसको, श्रीनगर को। तो जोजिला दर्रा हमारा हो जाएगा श्रीनगर को ले लद्दाख से जोड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो गया ब्राद हिमालय में। फिर कह रहा है पीर पंजाल, पीर पंजाल हो जाता है, सॉरी पीर पंजाल जो है बनिहाल, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। अब पीर पंजाल और बनिहाल को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा फोटुला, फोटुला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी में आता है, फोटुला जो है वो हमारा किस में आता है, जास्कर में आता है, ठीक है। और फिर लद्दाख श्रेणी में आने वाला हमारा जो है वो है कौन सा, खारदुंगला, खारदुंगला कहाँ आता है, लद्दाख श्रेणी में। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 3, 2 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आपको ये बताना है कि ये जो विश्व प्रसिद्ध जो कश्मीर घाटी है और डल झील है, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि ये बृहद हिमालय का भाग है और ये पीर पंजाल के बीच आता है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ये सिचुएटेड होती है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच सिचुएटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 है कि हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं, बताना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हमारे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के भाग हैं। फिर कह रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में सिचुएटेड है? तो ग्रेट हिमालय में जो सिचुएटेड है इसमें से वो माइनस कर देंगे जो हमारा ग्रेट हिमालय में नहीं आता, ठीक है। ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से हैं पहले ये बताइए। ग्रेट हिमालय में हमारे जो आते हैं वो आते हैं कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नमचा बरुआ, ठीक है, ये तो हमारे आते हैं इंडिया में। अब अगर जाते हैं नेपाल में, तो नेपाल में हमारे जो बृहद हिमालय के जो चोटियां हैं वो है माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गरुड़ मंधाता,
गरुला मंदाता ऐसे करके आता है ना। तो अब इसमें से कौन सी हमारी नहीं होगी, तो इसमें से हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5, क्योंकि केटू हमारा जो आता है वो किस में आता है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वाली जो श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, केटू ट्रांस का। फिर उसके बाद में कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक हिमालय के नाम से जो जानते हैं हम बृहद हिमालय तथा महान हिमालय को जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है कि हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है और इसका प्रमाण है क्या, क्या है इसका प्रमाण, क्योंकि अभी भी इसमें गाज जो है वो भी पाए जाते हैं, वी आकार की घाटियां पाई जाती हैं, छिप्रिकाएं पाए जाते हैं, जलप्रपात पाए जाते हैं। तो इन सभी का पाया जाना, अपर्दन अभी भी चल रहा है, अपर्दन होता रहता है, तो इन सभी सिचुएशंस को होना ही हमारा क्या कहलाता है कि अभी भी ये युवावस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तो कैसी संरचना है, तरुण है, दुर्बल और लचीली है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। तो दोस्तों इसके दोनों ही क्वेश्चन जो है हमारे हो जाएंगे सत्य, दोनों ही ऑप्शन हमारे ये सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। आगे के क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम ये क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएँ। हमको कुछ अंदर से लोग लाइक करते हैं, तो ये चीज़ पता चलता है कि कितने लोग हमारी जो इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा लिया गया है वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे कि हमको लगता है कि हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो मेहनत मैं जो कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच रही है, तो उसको करने का मज़ा ही कुछ और आता है। आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग कुछ करते हैं और उसको लोग एप्रिशिएट करते हैं, तो आपको उस काम को करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सारी एनसीईआरटी कराने का मेरा वादा है। तो दोस्तों आगे की जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 50 आ गया है कि भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं, आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये है 50। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी हुई है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा जो है वो कटी फटी है, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की जब क्लास कर रहे थे इसमें हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय जो खंड है उसकी उत्तरी सीमा एकदम कटी फटी सी आपको दिख रही थी, हमने मैप में भी आपको दिखाया था। फिर पश्चिम बंगाल में मालदा गैप, जिसे हम उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो मालदा गैप है वो कार्बी एंगलोंग के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कम ऊंची पहाड़ियां हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हिमालय जैसी ऊंची ऊंची यहाँ पे पहाड़ नहीं है, ये कम ऊंची पहाड़ियों से बना है और चौड़ी घाटियां। ठीक है, तो हमारा जो है तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, तो प्रयोग सही सभी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं। तो पहला है हमारा कार्बी एंगलोंग के पठार है प्रायद्वीपीय खंड का भाग, बिल्कुल आप लोगों को पता ही ये है। फिर कह रहा है कि अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत श्रेणी है क्या वो है, बिल्कुल सही बात है, आप लोग जानते हैं ये अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, थार का मरुस्थल भी है, फिर मेघालय का पठार भी है, छोटा नागपुर का पठार भी है। मीजो श्रेणियां जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं होती हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 हमारा जो है आंसर सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है आप लोगों को मैंने बताया था कि ये हमारा ग्रेनाइट और नीस से बना होता है। ठीक है, और ये कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड बहुत ही कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ है। बहुत ही इसे माना जाता है कि ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है वो बहुत ही प्राचीन माना जाता है, बहुत ही पुराना भाग है, विश्व का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है, बहुत ही पुराना। तो हमारा हो गया इसका ऑप्शन 1 और 3 आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 53, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसमें पूर्वी पहाड़ियां, जो पूर्वोत्तर में हम लोगों ने पहाड़ियां देखी थी, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हो जाता है सबसे उत्तर में आता है पटकाई बूम, फिर नागा, फिर मणिपुर और फिर मिजो। ऐसे ही हमारे जो है वो राज्य भी ऐसे ही सिचुएटेड है। पटकाई बूम हमारे हैं अरुणाचल में, ठीक है, उसके बाद में नागालैंड में नागा पहाड़ियां, फिर मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां और मिजोरम में मिजो पहाड़ियां। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण आ जाता है, और यही 4 जो है वो हमारे म्यांमार से भी सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, क्या यही 4 राज्य कौन से, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ठीक है, नमामि ऐसे याद करिएगा, अरुणाचल प्रदेश फिर नमामि, नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो माजुली है, सबको पता है ब्रह्मपुत्र पर सिचुएटेड है। फिर कह रहा है कि कथन पहला है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक,
पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि जो उत्तरीय पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। तो क्या इस वजह से अगर नदी का बहाव तेज होगा तो क्या ये नदी द्वीपों का निर्माण करेंगी? तो गलत है, कारण ये सही नहीं है, कथन सही है। ठीक है, तो कथन सही है, कारण गलत है। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 56। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 56। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। ठीक। फिर कह रहा है कि यह मैदान लेटराइट मृदा से, लेटराइट तो नहीं है यहाँ पे, आप लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है ना। तो यहाँ पर नदियों के द्वारा जो है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है और ये एक भू अभिनति गर्त है। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि उत्तर के जो मैदान है वो एक भू अभिनति गर्त के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर कि निम्नलिखित दर्रे हैं कुछ, कौन से इसमें मिलान सही नहीं है बताना है आपको। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक दोस्तों, पहला कहाँ है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। सॉरी दोस्तों, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, नीति है, माना है, लिपुलेख है, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि लिपुलेख कहाँ है? अभी उत्तराखंड में हमने बताया, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो लिपुलेख नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, कौन कौन सी एक तरफ जो है वो जातियां लिखी हुई हैं और एक तरफ जो है उसके कहाँ पे कौन सी जाति पाई जाती है। अब देखिए, लेप्चा आप जानते हैं सिक्किम में पाई जाती है, तो बी का 3 कहाँ पे है? देखो, बी का 3 यहाँ पे है, फिर बी का 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट हो गए गलत। फिर कह रहा है कि गद्दी, गद्दी कहाँ पाई जाती है? आप लोग जानते हैं कि जो गद्दी होते हैं, जो गद्दी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पता है ना आपको? ये धौलाधर श्रेणी में पाए जाते हैं, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला, जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये धौलाधर श्रेणी कहाँ पाई जाएगी? हिमाचल में, गद्दी हिमाचल में पाए जाते हैं सर्वाधिक। तो डी का 1 होना चाहिए। तो भैया ये डी का 1 हमारा किस में मिलता है? डी का 1 हमारा इसमें मिलता है। तो हमारा बी का 3 और डी का 1 अगर देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब भोटिया कहाँ पाया जाएगा देख लेते हैं सभी। तो भोटिया हमारा पाया जाएगा वो बृहद हिमालय का भाग है। भोटिया कहाँ पाए जाते हैं? बृहद हिमालय के भाग है। ये खाना बदोश, जैसे कि हमने बताया नहीं था कि ये जो है कि भोटिया लोग जो है पहले जब बहुत सर्दी होती है तो जो है नीचे घाटियों में लौट आते हैं। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो है वो बुग्यालों में चले जाते हैं ऊपर। ठीक है ना, चोटियों पर। फिर उसके बाद में हमने बताया था कि जो लेप्चा है वो सिक्किम पाई जाती है। डफला बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली है। ठीक है, डफला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली है। तो सी का 4 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 59। 59 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नंदा देवी कहाँ पाई जाएगी? कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत। अभी हमने बताया आपको कि कौन कौन से पर्वत कहाँ पे स्थित हैं, सभी की लोकेशन बताई, आप लोग ऑप्शन में बताइएगा। अब इसमें आप लोग ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, पता है सभी को, बी का 1। अगर ये भी नहीं पता है कि कंचनजंगा सिक्किम में है तो आप लोग फिर कैसे तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये तो सभी की, ये तो हमारी स्टार्टिंग से ही पता होता है क्लास में। तो कंचनजंगा जब सिक्किम में है तो बी का 1, तो बी का 1 इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ यही है, फिर इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 और 4। तो नंदा देवी उत्तराखंड में, फिर कंचनजंगा सिक्किम में, फिर मकालू नेपाल में, और फिर नंगा पर्वत हमारा हो जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मेलोसिस बेसिन कहा जाता है? याद कराया था, मेलोसिस बेसिन किसे कहते हैं? मिजोरम को जो है वो मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मृदुल और असंगठित चट्टानों से ये बना होता है। ठीक है, मेलोसिस बेसिन किसे कहते हैं? मिजोरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 61। बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? बराक नदी, आप लोग जानते हैं कि बराक नदी जो है वो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है। ठीक है, ये मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है, मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। और ये पता है, ये नदी जो है, ये नदी मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां जो होती हैं दो, एक तो है चिंदविन नदी उसकी, और एक म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी भी इसकी सहायक है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर निम्नलिखित भूखंडों में विभाजित किया गया है। तो भारत के कौन कौन से भूखंडों में विभाजित किया गया है आप लोगों को देख के बताना है, क्योंकि 5 खंड हमने बताए थे आपको। तो पहला हमारा हो जाता है प्रायद्वीपीय खंड, हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा हिमालय व अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला, बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान, सही है। भारतीय द्वीप समूह, हाँ तो द्वीप समूह में, द्वीप समूह बांटा तो गया है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर। ठीक है, तो इसमें जो है भारतीय द्वीप समूह जो है हमको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63
कि पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत के इस भाग में जो है वो पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व है। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। कहाँ की बात कर रहा है? पूर्वी हिमालय के पश्चिम से पूर्व है यहाँ पे, नहीं, उत्तर दक्षिण की ओर फैली होती हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। फिर कह रहा है कि ये पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल है उससे बनी हुई हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा 100% सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पर। निम्नलिखित में से किस विषय से अरुणाचल हिमालय से संबंधित क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि पहला, अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बहती हुई और गहरे गाज बनाने वाली जो नदियों के विच्छेदित होती हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ का जो क्षेत्रीय व्यापार है वो द्वार क्षेत्रों से होकर के किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 65। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ये सभी क्या है? ये क्या है? एक तो ये पहाड़ियां हैं, मिसमी, अबोर, निसी, नागा, ये सब क्या है? पहाड़ियां भी हैं। और दूसरी ये क्या है? जनजातियां हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो पूर्वोत्तर भारत में जितनी भी पहाड़ियां हैं, चाहे खासी गारो जयंतिया हो जाए, चाहे अबोर, मिसमी और निशी हो जाए, तो ये सभी क्या जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 66। द्वार स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती हैं? तो द्वार स्थलाकृतियां हम लोगों ने पढ़ा था कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, द्वार स्थलाकृतियां, इनमें क्या चीज होती है? ये सब सर्वाधिक जो है यहाँ पे मंद ढाल होती है और चाय की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत, फिर वही चीज आ जाएगा कि इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। बिल्कुल सही बात है। फिर यह क्षेत्र आर्किड के लिए जाना जाता है। ठीक, यह क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? आर्किड के लिए जाना जाता है। इसका बहुत ही मतलब एक प्राणी जात होता है, मतलब एक वनस्पति का प्रकार है आर्किड, और यहाँ पे बहुत ही मतलब सुंदरता देखने को मिलती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 68। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द को निरूपित करता है। बुग्याल क्या होते हैं? ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान थे उनको बुग्याल कहते थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि बुग्याल जो होते हैं वो उत्तराखंड हिमालय में जो है पाए जाते हैं। हिमालय और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत जो है ये पाए जाने वाले ऊंचे मैदान है, घास के मैदान, तो बुग्याल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। तो ये भी हमारा उत्तराखंड का भाग है। ठीक है, और यहीं पर इसी से जो है आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उत्तराखंड हिमालय में ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, ये सभी इलाके यहीं पर है, उत्तराखंड हिमालय के पास में ही है। तो दोस्तों ये हमारे हो गए 69 क्वेश्चन। तो दोस्तों 69 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप लोग ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को अपना कंप्लीट करते जाएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप जो है जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं और एकदम एनसीईआरटी तो देखिए सभी पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आप जानते हैं, आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो उनका क्वेश्चन एक बहुत ही हाई फाई लेवल है, मतलब ये उससे ऊपर कुछ जाएगा ही नहीं। DSSB की अगर आप तैयारी करते हैं, NVS, KVS, TGT की तैयारी करते हैं, आपका 100 नंबर का जो एनसीईआरटी आता है उसमें आपका 100 में 100 मार्क्स लाने की गारंटी है। और अगर एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन अगर आता है थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं तब तक आप उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैंने बनाए थे, ये क्वेश्चंस जो आपके सामने लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग जो है हमारे चैनल को प्यार देते हैं, ऐसे ही बनाए रखते हैं और मुझे प्रमोट करते हैं, तो हम आपके लिए और भी ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भेजते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू टू ऑल।